साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार। आज हम आपको गोतित राजेश पाल जी से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि वास्तु शास्त्र के अंदर जो है ज्योतिष विद्या प्राप्त करते हैं। आज हम कुछ लोगों के बारे में सवाल करेंगे कि वास्तु शास्त्र क्या होती है, उसका कितना फ़ायदा मिलता है, वास्तु क्या हकीकत में उसका किसी चीज़ पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। आज हम सीधे जो है वो इनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो गोतित राजेश पाल जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं गोतित राजेश पाल जी नमो नमः। सबसे पहले मैं गोतित राजेश पाल जी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप वास्तु शास्त्र में जो है काफ़ी आपको जो है अध्ययन किया हुआ है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि वास्तु और वास्तु शास्त्र में क्या अंतर होता है। देखिएगा, जो वास्तु का अध्ययन कराए वो वास्तुशास्त्र है जी। वास्तु जहाँ पर हम रहते हैं, जिस स्थान पर हम रहते हैं, उसकी दिशाओं को सही करके रखना, सही मेंटेन करना। जब हम घर बनाते हैं या फैक्ट्री बनाते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा मैं उदाहरण दे दूँ, यदि आप किसी भी मकान की दक्षिण की तरफ खाली छोड़ते हैं तो क्या होता है कि उस मकान में बैठा नहीं जाता है जी। कितने भी दक्षिण के मकान आप देख लीजिएगा, इसका मुकम्मल रूप से जो ज्ञान कराता है इन सारी चीज़ों का, एक से नहीं है। तो मैंने एक उदाहरण दिया है कि दक्षिण की जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए। दक्षिण की जगह खाली नहीं, दक्षिण की मान लो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ चार दिशाएं होती हैं। चार दिशाएं हैं। कोई प्लाट है आपके पास में, कोई प्लाट पड़ा हुआ है, यदि आप उत्तर की तरफ से, पश्चिम की तरफ से या पूरब की तरफ से बनाना स्टार्ट करते हैं, वो मकान पहले तो कंप्लीट होता ही नहीं है। आप कहीं भी कितना भी अध्ययन करके देख लो, और होता भी है तो उसमें से आग निकलती है, गर्मी में आग निकलती है। आजकल खास करके उसमें बैठा नहीं जाता है जो दक्षिण की तरफ खाली होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सबसे पहले सर्वप्रथम जो है दक्षिण का ही हिस्सा बनाना चाहिए, और दक्षिण का हिस्सा कभी भी खाली ना हो। आप ये बताएं कि जब कोई जगह, आदमी कोई जगह लेता है, निवास रखता है, नींव रखता है, तो सबसे पहले जो नींव रखी जाती है वो किधर से शुरू करनी चाहिए आदमी को बनाने के लिए? नींव कहाँ से शुरू करनी चाहिए? अगर मान लीजिए अगर उसका मकान ही दक्षिण की तरफ है तो किस तरीके से रखेंगे? जो है मुख ही कोई सा भी हो, मुख कोई सा भी हो, लेकिन जो मकान बनाना प्रारंभ करें तो दक्षिण की तरफ से बनाना प्रारंभ करें। दक्षिण वाला हिस्सा पहले छाप दें। पहले दक्षिण वाला हिस्सा छापें, हाँ। फिर उसकी तरफ जो है पूरब की तरफ। ऐसा मकान, ऐसे बने हुए मकान हमारे शास्त्रों के अंदर, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र के अंदर बताया गया है कि ऐसे मकान में बहुत तरक्की होती है और कार्य रुकता नहीं है। अब हमने कम से कम है 1000 से ऊपर अपने छात्रों को भी अध्ययन कराया ऐसे मकानों का। और आप भी आज देख सकते हैं, हमारी जो वीडियो देख रहे हैं, जहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच रही है वो भी आप देख लें। यदि जो मकान पश्चिम की तरफ से या उत्तर की तरफ से छपा हुआ है वो, और दक्षिण साइड उसकी खाली है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर बरकतें नहीं होंगी। और एक चीज़ और बता दूँ कि यदि जिस मकान के पूरब की ओर से कोई भी दरिया बहता है, या जिस मंदिर की तरफ पूरब की तरफ कोई दरिया बहता है, तो वो स्थान फेमस होता है। दरिया बहता है जो, हाँ, जो दरिया बहता है, मान लो कोई नदी बह रही है, कोई भी मंदिर जो भी किसी नदी के पूरब के सिरे पर है, अर्थात पश्चिम की तरफ को और दक्षिण की तरफ को, कभी भी ऐसा प्लाट नहीं लेना चाहिए जहाँ पर नदी बहती है। लेकिन कुछ लोगों का तो ये कहना है कि जो उत्तर दिशा होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है जी। तो ऐसे में सर्वश्रेष्ठ तो जब उत्तर दिशा है तो उसको उत्तर की दिशा से कार्य शुरू करना चाहिए। कुबेर का, ये कुबेर का स्थान है। मैंने बनाना प्रारंभ किया है कि उत्तर और पूरब का एरिया जितना भी खाली होगा उस मकान में उतनी ही बरकत होगी। अच्छा, एक चीज़ और भी आती है, जिस तरीके से कहा जाता है कि पूरब से सूरज निकलता है, पश्चिम में सूरज छिपता है, और चार दिशाएं होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
तो सर्वप्रथम हमें जो है वो किधर रहना चाहिए, किधर मकान बनाना चाहिए, और किस तरीके के हमें, अगर जैसे हम रोजगार पे सवेरे जा रहे हैं तो हमें किस दिशा से चलना चाहिए? देखिएगा, जो घर का मुखिया है, घर के मुखिया का जो कमरा है वो नैऋत्य कोण पर होना चाहिए, यानी कि पश्चिम और दक्षिण की तरफ के कोने को नैऋत्य कोण बोलते हैं। ये राहु और केतु का क्षेत्र है। जो स्थिर रहना चाहता है, स्थिर निवास करना चाहता है, तो मुखिया का लिए बैठक या कमरा जो है ये नैऋत्य कोण पर होना चाहिए। यदि आपने जो घर के में रहने वाला जो सबसे बड़ा है यानी कि मुखिया है, यदि आपको नहीं, मुखिया तो है लेकिन घर में तो सारे परिवार रहता है ना, सब कोई भी रहेगा तो उसमें पूरा कई बार मुखिया नहीं कमा पाता है, धन जो है वो बच्चों के पास ज्यादा आता है। पूरा परिवार मुखिया के ऊपर आधारित है। कोई भी घर है वो घर के मुखिया के ऊपर आधारित है। जितना मुखिया में माता सर्वश्रेष्ठ है या पिता सर्वश्रेष्ठ है? दोनों सर्वश्रेष्ठ, दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं। मुखिया तो मुखिया है, जो मुखिया तो बड़े, जिस घर में बड़े माता पिता या दादा बैठे हैं वो बड़े हैं, और दादा नहीं है तो दादी बड़ी है तो दादी मानी जाएगी। यदि वायव्य कोण पर किसी मुखिया का मकान बना देंगे तो वो रहता नहीं है, वो छोड़ करके चला जाता है। उसे किसी भी रूप में, चाहे कहीं या तो नौकरी का बहाना हो, चाहे कोई भी बहाना हो, उस मकान पर निवास नहीं करता। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार चलते भी हैं, और कुछ लोग जो है जो वास्तु शास्त्र के लोग जो ज्ञानी होते हैं वो ये कहते हैं कि वास्तु शास्त्र के साथ चलोगे तो आपको धन का भी प्राप्त होगा, लेकिन कई बार जो है वो वास्तु शास्त्र के अनुसार चलते हुए भी धन प्राप्त नहीं होता, तो ऐसा क्या कारण आ जाते हैं? उसमें फिर क्या दोष निकल जाता है? देखिएगा, मुकम्मल रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय चाहिए, और ऐसे जो वास्तु शास्त्री हैं, मान लो बहुत सारे लोग हैं कुबेर के क्षेत्र पे ही, यानी कि उत्तर के क्षेत्र पे ही लैट्रिन बाथरूम बना देते हैं, जो कि कुबेर का क्षेत्र है जहाँ पर पूजा पाठ। ईशान कोण को गलत कर देते हैं। ईशान कोण गुरु का क्षेत्र है। ईशान कोण क्या होता है? ईशान कोण पूरब और उत्तर का जो कोना होता है वो ईशान कोण कहलाता है। ये गुरु का क्षेत्र होता है, गुरु ग्रह का क्षेत्र है। किसी का यदि यहाँ पर आप किसी का भी ईशान कोण पर लैट्रिन बाथरूम देखें तो निश्चित रूप से उसमें सारे मानसिक रोग भी मिलेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार जो है जब लोग घर बनाते हैं, कई लोग पूरा का पूरा परिवार ही बीमार रहता है। ये क्या कारण होता है? क्या उसके ऊपर कौन सा जो वास्तु शास्त्र का असर होता है? कोई ऐसा घर नहीं है जो वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाया गया हो और उसमें कोई बीमार हो। हाँ, वास्तु दो प्रकार के होते हैं, एक तो दृश्य वास्तु और एक आदर्श वास्तु। हो सकता है आप बता रहे हैं कि पूरा बनाया है, लेकिन उसमें आदर्श वास्तु को, जिसे प्राचीन भाषा में हम भूत प्रेत का साया भी बोल देते हैं, उसको भी देखने के लिए उसकी मिट्टी चेक करते हैं। मिट्टी चेक करने का फार्मूला है, मिट्टी से बता दिया करते हैं कि कौन से घर में ये हमारी विद्या है कि कौन से घर में आदर्श वास्तु है। ये चेक कर लेना चाहिए, ये पहले चेक कर लेना चाहिए कि किसी घर में आदर्श वास्तु कैसे होता है। मान लो किसी वहाँ पर बिल्ली या कोई कब्र हो, या कोई मुर्दा दबा हुआ हो, कोई गाय दबी हो, या कोई पशु वहाँ पर दबते हों, तो ऐसे स्थानों पर अक्षर करके कोयला हो, जहाँ से कोयला निकलता है, जिन नींव के समय कोयला इत्यादि निकलते हैं, वहाँ पर इसका मतलब आदर्श वास्तु दोष है। अच्छा, एक चीज़ आती है, कई लोगों को ज्ञान नहीं होता, भूमि खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, तो कई बार वो त्रिकोण खरीद लेते हैं ज़मीन। कई बार त्रिकोण भी ज़मीनें होती है, मकान बनते हैं, उसमें वो मकान बना लेते हैं। क्या वो त्रिकोण जगह ज़मीन जो है वो ठीक होती है, या उबड़ खाबड़ जो चीज़ होती है वो ठीक होती है या नहीं होती है? इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? त्रिकोण मकान को यदि हम छाप दिया गया है A to Z, कहीं भी प्रैक्टिकल करके देख लो, वो उस घर में वंश नहीं चलता। त्रिकोण मकान अच्छा ऊपर से छपा यदि छाप दिया, इसलिए त्रिकोण का हिस्सा बिल्कुल छापना नहीं चाहिए। यदि आपने त्रिकोण का खरीद भी लिया है तो उसको त्रिकोण को निकालें और किसी अच्छे वास्तु शास्त्री से उसमें कोशिश करें कि हम उसमें
वो किसी ने त्रिकोण का हिस्सा लालच कर जाते हैं, सड़क के किनारे वाले मकान अक्षर के छाप देते हैं, तो वहाँ पर संतानहीनता आ जाती है और उस घर में वंश नहीं चलता है। कहीं भी प्रैक्टिकल करके, मैं तो अपने शास्त्रों पर हमें इतना भरोसा है कि कम से कम हमने 500 प्रैक्टिकल करने के बाद में तब हम आज यहाँ पर आपके साथ बात कर रहे हैं। एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि वास्तु के अंदर जो है, जब लोग वास्तु को कहते हैं तो वास्तु में क्या इससे लोगों के घरों में धन क्यों नहीं आ पाता? फिर जब ब्राह्मण, जब कोई भी आदमी को जब बात बताता है तो वो फिर उसमें पैसा क्यों नहीं आता? वास्तु शास्त्र, जब अगर वास्तु शास्त्र इतना ही मजबूत है तो घर के अंदर लक्ष्मी का वास क्यों नहीं हो पाता? कई जगह देखा जाता है कि लक्ष्मी का वास नहीं होता और कई जगह जो है लक्ष्मी का वास बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे क्या कारण होते हैं? देखिएगा, ये वास्तु दोष ही है। तो ऐसा यदि का आपकी जानकारी में है तो हम बताएंगे कि किस कारण से वास्तु का ये कई वास्तु के कारण हो रहा है या अपने कर्मों के कारण हो रहा है। देखिए, ज्योतिष वास्तु का ही अभिन्न अंग है, मतलब दोनों को एक साथ ही देखना चाहिए। किसी की कुंडली खराब है और वास्तु अच्छा है तो पूरा काम नहीं होगा, या कुंडली अच्छी है और घर में वास्तु दोष है फिर भी अच्छा नहीं होगा। और यदि दोनों ही चीज, कुंडली भी अच्छी है और वास्तु दोष भी नहीं है, तभी उसके पास धन इत्यादि की प्राप्ति होती है। एक चीज, सबसे बड़ी चीज आती है जब कोई किसी चीज का कोई वो उसका असर नहीं होता है तो आप कह देते हो कि जी उसके अंदर जो है वास्तु दोष है, उसकी कुंडली खराब है। जबकि जब कोई आदमी किसी चीज़ को बताता है, वास्तु दोष के बारे में सारी चीज़ बताता है, वो नियम भी पूरे कर लेता है, कार्य भी पूरे कर लेता है, उसके बावजूद भी उसको फल ना मिले तो क्या करेंगे आप? देखिएगा, वास्तु दोष तो हटाने से ही हटता है। हम कितना तो कैसे हट सकता है वो? वास्तु के हिसाब से वहाँ पर यदि जहाँ पर आपका फैक्ट्री है, या देखा होगा आपने फैक्ट्रियों में वास्तु के कारण ताले लग जाते हैं, या उस मकान पर नहीं रहता है कोई, उसके ऊपर घासें जम जाती हैं। चाहे कहने को ये कह दो कि ये विदेश गया हुआ है, कहीं भी गया हो, बाहर ना कुछ भी हो, या दूसरा मकान है वहाँ पे रहता है, लेकिन जिस घर में वास्तु दोष आ जाता है तो वहाँ पर ऊपर वाले की कोई कृपा है कि वहाँ पर नहीं रह पाता है। वैज्ञानिक जो आजकल का दौर चल रहा है, आजकल की जो लोग, जो पब्लिक, जो आजकल की जो पीढ़ी हो रही है, कई बार जो इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है, तो ऐसे में वो भी लोग रह रहे होते हैं, तो क्या उन पे फिर वास्तु दोष क्यों नहीं आता? क्या कारण? बिल्कुल आ रहा है, उनकी स्थिति पूछो। इसीलिए तो हमारे पास आज लाइन लगती है, ऐसे लोगों की लगती है जिन्होंने ना मानने के चक्कर में कह तो देते हैं कि हमको नहीं मानते। जो नहीं मानता है तो वो तो देखो, कोई भी ये कहने लगे कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, जिसका अध्ययन नहीं है, जिसकी स्टडी नहीं है, जिसने पढ़ाई नहीं है। आप आज बहुत बड़े उदाहरण है कि अपने पिता को भी ये कह देता है कि मैं जानता नहीं हूँ, या देखो हमारे बीच में महापुरुष हुए हैं, बाबा साहब हुए हैं, चौधरी चरण सिंह हुए हैं, और अन्य महात्मा गांधी जी हुए, जिन्होंने इनके बारे में पढ़ा नहीं है आज तक, जिन्होंने इनके बारे में कुछ इनकी स्टडी नहीं की है, वो आज गलत सलत बोल देते हैं। तो ना मानने वाले का तो कोई इलाज किसी के पास नहीं है। आज का जो दौर चल रहा है वो दौर जो है शिक्षा के ऊपर चल रहा है। शिक्षा के साथ साथ जो है लोग अध्ययन करने भी लगे हैं, पढ़ते भी लगते हैं। तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा भी वास्तु दोष, क्या उसका शिक्षा पे भी वास्तु दोष का असर होता है? देखिएगा, आज की तारीख में शिक्षा जो है, क्योंकि ये जितनी भी शिक्षा हमारी निकल करके आ रही है वेदों पर आ रही है, लेकिन इसमें कुछ अन्य सुक्तियाँ हैं जो घुसी हुई हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जैसे वास्तु और ज्योतिष ये भी वेदों का अंग है, और ये आंखें, वास्तु अलग हो जाती है, ज्योतिष अलग हो जाता है, ज्योतिष का अलग नहीं, ज्योतिष और वास्तु एक ही चीज है। ज्योतिष बिना वास्तु अधूरी है, और ज्योतिष जो होती है वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए होती है। वास्तु किसी चीज का दोष निकालने के लिए होती है। दोनों के अंदर अंतर होता है। वास्तु ज्योतिष का ही एक अभिन्न अंग है। मैं कहता हूँ कि इसका बिल्कुल नजदीक का अंग है, अभिन्न अंग है। इसके बिना
जैसे हमारा हाथ है, पैर है या कोई सा अंग है और ये हट जाए, तो इसी तरीके से एक बहुत महत्वपूर्ण अंग ज्योतिष का वास्तु भी। कैसे कोई घर में रह करके आदमी वास्तु दोष को कैसे दूर किया जा सकता है? किसी जो जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया हो उनसे मिल करके वही दूर करा सकते हैं, या कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं उनको देख करके। आदर्श वास्तु को देखने के लिए बहुत कम ऐसे वास्तु शास्त्री हैं आज की तारीख में जो बता सकते हैं आपको कि आदर्श वास्तु है। देखिए कि आदर्श वास्तु की क्या पहचान होती है घर में। जैसे हम दोपहर को लेट रहे हैं, घर में से सीटी की आवाज़ आना, कभी कभी ऐसा महसूस होना कि बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, कभी भी किसी भी घर में जाकर के देखना किसी ने आवाज़ लगाई, लेटे लेटे ऐसा कुछ प्रतीत होना, अजीब अजीब चीज़ें प्रतीत होना, ये एक आदर्श वास्तु ही होता है। इसको चेक करा लेना चाहिए। अच्छा, कई लोग जो है जब मकान बनाते हैं, दरवाजे के बराबर में ही बिल्कुल जैसे ही मेन गेट होता है, गेट के बराबर में टॉयलेट बना लेते हैं, जीने के नीचे जो है वो नहाने का बाथरूम बना लेते हैं। क्या वो चीज़ें ठीक होती हैं या नहीं होती है? इसका जीने के नीचे लैट्रिन तो बिल्कुल नहीं चलता, बीमारी हो जाती है, बीमार रहते हैं जो लोग बीमार रहते हैं। दरवाजे के सामने ये दिशा के ऊपर खेल है। इसका मुकम्मल अध्ययन करना चाहते हैं तो इसका पढ़ें और इसका अध्ययन करें किसी अच्छे हम भी करा रहे हैं, कहीं भी जा कर के आप अध्ययन कर सकते हैं, या किसी, क्योंकि ये एक दिन का कोर्स नहीं है कि जो ये बताया जा सके। मुकम्मल रूप से 6 महीने का कोर्स है वास्तु रतन और वास्तु शास्त्राचार्य करने के लिए कम से कम 1 साल, या इस कोर्स को ज़्यादा समय दे करके 6 माह में भी पूरा किया। अच्छा, थोड़ा हमारे दर्शकों को ही बताएं कि वास्तु की परिभाषा क्या है? वास्तु किसी भी स्थान का हम उसको ठीक किया जाए, यानी विश्लेषण किया जाए या क्या उसकी स्थिति का जायजा लिया जाए। हाँ, स्थिति को ठीक किया जाए, वही वास्तु कहलाता है। आज के इस आखिरी दौर में हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे वास्तु के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि वास्तु का मुकम्मल रूप से अपने खुद के जानने के लिए, अपने लिए तो इतना परफेक्ट हो जाए कि दूसरे के ऊपर आश्रित ना रहना पड़े। इतना अध्ययन जरूर कर लें किसी अच्छे कॉलेजों में जा कर के या किसी भी अच्छे जगह जा कर के। 6 महीने की बात होती है। इससे प्रत्येक व्यक्ति अपने जितना अपने लिए इस विद्या को सीखना अनिवार्य है, तो सुखी रहते हैं। एक सवाल मेरा लास्ट में और भी है, दर्शक हमारे कई बार पूछते हैं, जो दर्शक जो होते हैं, क्या ये वास्तु शास्त्र जो है वो पैसे कमाने का रास्ता है या इसका हकीकत में इसका कहीं ना कहीं घर पे असर पड़ता है? देखिए, जिस तरीके से राजेंद्र कुमार जी आपने कहा कि ये पैसा कमाना, देखिए रोजगार तो बन सकता है जी, बेरोजगारों के लिए एक रोजगार भी बन सकता है। यदि कोई प्रत्येक अध्ययन, चाहे हम डॉक्टरी करें, चाहे मेडिकल लाइन में जाएं, चाहे इंजीनियरिंग करें, तो हर कोई किसी में भी सब्जेक्ट में कैरियर बना सकता है। ज्योतिष में, वास्तु में भी अपना कैरियर इंसान बना सकता है। तो दोस्तों, हमारे बीच थे गोतित राजेश पाल जी, जिन्होंने वास्तु के बारे में बताया कि वास्तु दोष क्या होता है, हमें अपने घर का जो त्रिकोण है वो किस तरीके से रखना चाहिए, घर की नींव कहाँ रखनी चाहिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो 4 दिशाएं होती हैं वो कौन सी सबसे ज़्यादा लाभदायक होती हैं, और इन्हीं चीज़ पर जो है एक वास्तुशास्त्र जो है एक ज्ञान भी है, शिक्षा का जो है एक अध्ययन भी है, और समाज के लिए जो है एक प्रेरणा का स्रोत भी है, और आने वाली युवा पीढ़ी उससे कितना लाभ उठा सकती है, ये हमारे गोतित राजेश पाल जी द्वारा बताया गया। और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उनसे जो है वो आपके कमेंट के द्वारा गोतित राजेश पाल जी से उसके बारे में जानकारी और अध्ययन करा करके जो है आपको उसका जवाब दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। मैं राजेंद्र कुमार सभी दर्शकों को सादर